हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमने एक सीरीज में कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था माइनस, देन कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, देन इनवर्स। नाउ इन दिस सेक्शन वी यूज्ड ऑल द फोर टॉपिक्स once again here to solve linear equations in 3 variables or in 2 variables also. Three variables or in two variables. So any system like this system of equations, you are having a equation in 3 variables और यहाँ पर इक्वेशन आपके पास 2 वेरिएबल्स में है। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डिटरमिनेंट में देखा था कि इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनके जो कोफिशिएंट्स है, एक मैट्रिक्स बन जाएगा A, जो वेरिएबल्स है x y z, इनसे बन जाएगा x, और जो RHS है दैट इज मैट्रिक्स B। ठीक है बच्चों, तो Ax इक्वल्स टू B आपके पास है और हमें यहाँ पर XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे बच्चों इसके अंदर इफ A इनवर्स एग्जिस्ट, कब होगा A इनवर्स एग्जिस्ट? जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इफ A इनवर्स एग्जिस्ट दिस X इक्वल्स टू A इनवर्स B। कैसे आया ये? दोनों तरफ आपने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है दैट इज A इनवर्स इनटू B आपका होगा। दिस इज योर सॉल्यूशन। अब यहाँ पर 3 सिचुएशन बनती हैं, क्योंकि आप जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हो तब देखते हो कि 3 सिचुएशंस होती हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, है ना ऐसा। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही पढ़ेंगे। तो पहला है आपके पास इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, जो स्पेशली आपका 12th क्लास में है। ठीक है, 12th क्लास के अंदर अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तभी वो आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो आप क्या मिलेगा आपको वहां पर? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन विल बी देयर। सेकंड, अब डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाए तो वहां पर आपकी 2 कंडीशन अराइज हो जाएंगी। इट इज नॉट बिलोंगिंग टू 12th क्लास इन CBSE, बट कंपटीशन पर्पस के लिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ determinant of A equal to 0, then it may have many solution or no solution. So it has many solution when adjoint of A और B matrix, B कौन सा बच्चों? जो आपका ये RHS में है। तो when adjoint of A into B is also 0, अगर ये भी 0 हो जाए तो आपके होंगे many solution। और इसी के अंदर if determinant is 0 तो होगा no solution, no solution। और इसे बोलते हैं कब? when adjoint of A into B 0 ना हो। तो बच्चों इसे बोलते हैं inconsistent, एंड इन दोनों को बोलते हैं बच्चों consistent। दिस इज solution और consistent। कंसिस्टेंट, और ये भी कंसिस्टेंट है बट यहाँ पर आपका सॉल्यूशन डिपेंडेंट होगा। तो डिपेंडेंट कंसिस्टेंस, डिपेंडेंट कंसिस्टेंस आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट जहाँ पर करे। तो वो यूनिक भी हो सकता है, मैनी भी हो सकता है। मैनी जहाँ पर होगा द सॉल्यूशंस डिपेंडिंग ऑन सम अनदर पैरामीटर, तो वहाँ पर आपको डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी बोलते हैं। बट हम 12th क्लास के अंदर जो हमारा पर्पज है वो सिर्फ इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का है, जब डिटरमिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो भी क्वेश्चन है, हमें इसको चेक करना है कंसिस्टेंसी मालूम कि वेदर द सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। बच्चों जब आपको ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना होगा तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप इसका मैट्रिक्स बनाएंगे A विच इज द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशंस ओनली। तो ये कितना है? 1, इसका कोफिशिएंट कितना है? 2, यहाँ पर कितना है? 1, और यहाँ पर कितना है? 1। एंड आप इसका क्या करेंगे? डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो 1 into 1 minus 1 into 2, तो आंसर इज -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन इज यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन, और इसे आप कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहेंगे इसे आप? कंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन भी होगा और वो कंसिस्टेंसी के अंदर आएगा। ठीक है,
अब जो हमारे एग्जाम पर अब आपके एनसीईआरटी में 6 प्रॉब्लम है, उनमें सिर्फ आपको चेक करना है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो जहां डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा आप लिख देंगे उसे कंसिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आता है वो 3x3 मैट्रिक्स का होता है। हर बार आपका क्वेश्चन कन्फर्म है, 6 मार्क्स में आना ही आना है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके देते हैं। तो 1 बाय 1 हम ऐसी 4-5 टाइप को डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z है। तो बच्चों आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसे लिखेंगे इस फॉर्म में। द एक्सप्रेशन द लीनियर इक्वेशंस इन दिस फॉर्म कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b हियर। तो सबसे पहले आपको बताना है बच्चों इसमें व्हाट इज a। तो a इज अ मैट्रिक्स जो इसके कोएफिशिएंट्स को लेने से आएगी, व्हिच इज 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, ठीक है। एंड व्हाट इज b हियर, b इज द RHS कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स 16 -4 -3, ठीक है। तो आपने ये a हो गया, ये b हो गया, x क्या है आपका कैपिटल X, तो ये कॉलम मैट्रिक्स x y z आपकी होगी। तो x यहाँ पर है कॉलम मैट्रिक्स x y z। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x निकालना है आपको। x कब निकलेगा, जब इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू a इनवर्स b, कंडीशन अप्लाई, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सारा काम किस पे करना है, डिटरमिनेंट पे ही करना है, क्योंकि अगर आप सब कुछ कर लेंगे और बाद में पता लगा कि डिटरमिनेंट 0 है तो सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहले आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिटरमिनेंट अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, है ना, स्लो नहीं करेंगे तो जल्दी जल्दी आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इतना हमने कर चुके हैं इतने बार डिटरमिनेंट। तो 2 बाहर, ये कैंसिल, -4 +4 माइनस +3 कैंसिल, -6 +4 +5 3 -2, तो इट इज 2 into 0 3 into -2 5 into 1, 0 -6 + 5 is -1, which is not equal to 0। तो डिटरमिनेंट कितना हुआ, -1 हुआ, ठीक है। मींस आगे वर्क करेंगे इस पे यार। अब आप इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे सभी कोफैक्टर्स, ठीक है। तो कोफैक्टर्स आप लिखेंगे a11 a12 a13, देन a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आपको क्विकली आप देखेंगे कहाँ पर आपका ओड है, उनके साइन चेंज करने हैं। तो आप इनको सर्कल बना सकते हो। आप इनको देखो, ये ध्यान से, ये इधर एक वैल्यूज हैं, आपको इनकी जो भी वैल्यू आएंगी उनके साइन चेंज करने हैं यहाँ पर। तो देखिए ये जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं, अगर आप पहले डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर चुके हो ऑलरेडी तो इनको अलग से सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपका टाइम बचेगा। तो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से, यही वाली आपको यहाँ लिखनी है। इट इज 0, इट इज -2, तो साइन चेंज कर देंगे बच्चों, क्योंकि मैंने बताया सर्कल किया है, उनके साइन चेंज करने हैं। और ये कितना है 1, तो आपने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब ये एलिमेंट्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, और यहाँ पर भी आप उसको क्विकली फाइंड कर सकते हैं। तो a21 ये कैंसिल 6 -5 1, साइन चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा -1 2 2, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, -4 -5 -9, है ना, 2 3 रो, ये वाला कॉलम 2 + 3 5, साइन चेंज करना है तो -5 लिखेंगे, ठीक है। आपको चेक करने के आपने जो किए हैं क्या ये ठीक है। तो 3 × -1 -3, 2 × -9 18, -4 × -5 +20, तो कितना होगा बच्चों यहाँ पर +20, तो ये हुआ -1। इट मींस आपका जो क्वेश्चन जो किया आपने करेक्ट है। क्विक टाइम में आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली आप थर्ड रो के भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल 2, थर्ड रो सेकंड रो कॉलम कैंसिल 23, थर्ड रो थर्ड कैंसिल, ये आपका 13 हो जाएगा। फिर आप इसे क्विकली रीचेक कर सकते हो। थर्ड रो से मल्टीप्लाई करके 1 × 2 1 × 23 -2 × 30 करेंगे तो आप क्या पाएंगे यहाँ पर फिर से -1।
ठीक है, तो आपको क्विक आपको चेक करना चाहिए कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है या नहीं आपका आंसर। आप लिखेंगे ए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ दिस कोफैक्टर्स। लास्ट वीडियो में देखा था हमने एडजॉइंट क्या होता है, जो आपके कोफैक्टर्स हैं इन सब का क्या है, ट्रांसपोज। तो 0 2 1 0 2 1 -1 -9 -5 -1 -9 -5 2 23 और 30। तो दिस इज एडजॉइंट। आपको लिखना है ए इनवर्स, इट इज -1 by -1 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 30। दिस इज योर ए इनवर्स। अब आपको फाइंड करना था यहाँ पर x which is a inverse b। x equals to a inverse को आप b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो व्हाट इज a inverse? दिस इज योर a inverse। साइन चेंज कर दीजिए, बाहर -1 था, -2 9 -23 -1 5 -13 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 20। सो मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे तो पाएंगे 0 -4 + 6 -32 -36 + 69 -16 -20 + 39। तो बच्चों इट इज 2, it is 68 1, it is 36 3। so this value is of x, this is of y, this is of z। and for final conclusion कि आपका आंसर फिर अब भी ठीक है या नहीं, जो ये आपके x y z है आप यहाँ रख के देख लीजिए किसी भी इक्वेशन के अंदर रैंडमली। तो आप यहाँ रखेंगे तो 4, 1 रखेंगे तो -3, यहाँ रखेंगे तो 15, 15 4 19 -3 16। तो आप हर स्टेप पे जाके अपना आंसर चेक कर सकते हो कि ये वाले एलिमेंट्स ठीक है या नहीं, आपका फाइनल आंसर ठीक है। बच्चों दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक दोनों अलग यूनिक तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ दिया है कि आपको दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करना है पहले और उस प्रोडक्ट का यूज करते हुए इस इक्वेशन को सोल्व करना है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। एंड इन दिस ऑल्सो ए मैट्रिक्स दिया है, फिर उस इक्वेशन को सोल्व करना है उसका यूज करते हुए। ध्यान रखना है हमें जो भी हमें पहले गिवन है उनमें जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी वहाँ पर नीचे जो इक्वेशंस होंगी वो मैट्रिक्स उस इक्वेशन से जरूर रिलेटेड होगी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आप, सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए एंड दिस इज मैट्रिक्स बी और आप ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। ए और बी की मल्टीप्लाई, आई होप प्रोडक्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे -1 × -2 -1 × 9 2 × 6 it is 1। then 1 × 0 -1 × -2 2 × 1 2 it is 0। और आप बच्चे आप बड़ा याद रखेंगे इसे आप हमेशा, it is in this form 0। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर सब में 1 डेफिनेटली आएगा, यह बात आप याद रखना जब भी आप प्रोडक्ट करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो इसके अलावा कुछ और चांस नहीं हो सकता। हाँ यहाँ पर 2 2 2 हो सकता है, देयर में भी 3 3 3, बाकी सभी 0 डेफिनेटली बनेंगे। आप करके देखें, इसके अंदर जरूर बनेंगे। आप भी खुद प्रैक्टिस करें, देखना चेक करके इसको। तो आपने क्या देखा, ए और बी की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या मिली आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। तो इसको देखने से कुछ ध्यान आ रहा है आपको कि जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी बनती है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्टिबल होते हैं ना। अब आप ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी है, ये वाली इक्वेशन, इसको अगर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इट इज 1 0 3 1 0 3, क्योंकि इसमें y नहीं है। यहाँ पर कितना है, -1 2 -2, इट इज 2 -3 4। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपना x y z और यहाँ पर क्या है। अब आप ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स को इन दोनों से मैच करने की कोशिश करेंगे। 1 0 3 तो यहाँ तो नहीं है, इसमें भी नहीं है ना। इंटरेस्टिंग ना, इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, 1 0 3 1 0 3 वो कॉलम में है या रो में है, -1 2 -2 -1 2 -2, ये कॉलम है ये रो है, ये कॉलम है ये रो है। कुछ ध्यान आया,
कि वो अगर वो मैट्रिक्स है तो ये उसका ट्रांसपोज है यहाँ पर, ये क्या है, ट्रांसपोज। तो बच्चों जब आप इसे लिखते हैं, जैसे मैंने आपको पहला जो क्वेश्चन लिखा था कि इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू बी की फॉर्म में, आप बच्चों इसे मेंशन करोगे यहाँ पर a डैश, अगर मान लो ये मैट्रिक्स आपने a मान रखी है तो ये क्या बन जाएगा a डैश, क्योंकि ये मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है। तो a डैश x इक्वल टू दिस इज सम मैट्रिक्स, अब b आप ऑलरेडी मान चुके हो तो ये आपकी c मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। एंड हियर x इक्वल्स टू a डैश इनवर्स, x इक्वल्स टू a डैश इनवर्स c, ठीक है। और आप याद रखेंगे दिस इज अ प्रॉपर्टी इन इनवर्स that a dash inverse always equal to a inverse dash। कि अगर आपको a dash का इनवर्स फाइंड करना है और आपके पास a इनवर्स ऑलरेडी है तो आप उस इनवर्स का ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो x इक्वल्स टू a dash इनवर्स c, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो आपको ये फाइंड करना है। अब सुनिए ध्यान से, अब यहाँ पर आते हैं। अब इसमें हमें 1 बाई डिटर्मिनेंट एडजॉइंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ए बी इक्वल टू क्या हो गया, आई हो गया। यहाँ से हमने क्या पाया, ए बी इक्वल टू आई। अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स ए बी इक्वल टू ए इनवर्स आई, तो इट बिकम्स आई, मतलब बी इज योर ए इनवर्स, मतलब बच्चों दिस मैट्रिक्स इज योर ए इनवर्स। सो फ्रॉम हियर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वापस उसी मेथड से करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, शांति से आप अपना आराम से ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। तो दिस इज योर ए इनवर्स, ठीक है। और अब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए डैश इनवर्स है, तो इट विल बी एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डैश सी। तो आपने जो इनवर्स निकाला है, क्योंकि ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज है, तो यहाँ पर जो आप इनवर्स यूज करोगे वो इसका ट्रांसपोज यूज करोगे, ठीक है। तो योर x विल बी, जो आपका इनवर्स है ये वाला, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, -2 0 1 9 2 -3 6 1 2, और मल्टीप्लाई कर देंगे अपना साइड में जो सी मैट्रिक्स है, ये मिलेगा -18 प्लस 36 -18, ये मिलेगा 0 प्लस 8 -3, then you have 9 -12 प्लस 6। तो आंसर इज यहाँ पर होगा जो 0, इट इज 5, इट इज 15, your x is 0, y is 5, z is 3। तो do not use the previous method जिसमें आप इनवर्स एडजॉइंट माइनर कोफैक्टर से सोल्व करके निकालेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। इस प्रोडक्ट का ही यूज करना है, क्योंकि बोला है इस प्रोडक्ट का यूज करके निकालो, तो इसी मेथड से करना है। अगर आप एडजॉइंट से इनवर्स निकाल लोगे इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, बस आपको इस प्रोडक्ट तक के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड ए इनवर्स, बच्चों इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ पुरानी कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो यहाँ पर है नहीं, तो इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए कर लेंगे, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। इसका इनवर्स निकाला आपने, तो दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब आप ध्यान से फिर देखिए, यहाँ पर जो इक्वेशन है, जो ये इक्वेशन है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स बन रही है, मतलब आप इसको क्या लिखोगे, इट इज रिटन एज 2 1 -3 3 2 1 1 2 -1 into x y z इक्वल टू 13 4 8। फिर से आपने ये लिखना है, आप इनवर्स आप निकाल चुके हो, उस इनवर्स का यूज करते हुए इस मैट्रिक्स को सोल्व करना है। फिर आप ध्यान से देखेंगे कि जो मैट्रिक्स इनवर्स में दिया है आपको और जो यहाँ से इक्वेशंस में मैट्रिक्स आए, इन दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होगा। या तो ये डायरेक्ट हो सकती है जो मैट्रिक्स दिया है, या डायरेक्ट मिल सकती है, या फिर देखिए ध्यान से 2 1 -3, ये क्या है, कॉलम में, और यहाँ पर कहाँ पर है, रोज में। तो मैं ये वाला क्वेश्चन फिर आपको एक बार फिर देखिए कैसे आपको हैंडल करना है ऐसा क्वेश्चन। नाउ दिस इज ए डैश,
अब जैसे लिखते हो ना कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज रिटन एज ax इक्वल टू b, आप जैसे लिखते थे इसके अंदर, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, ये a नहीं है क्योंकि a तो वो था और ये उसका क्या है, ट्रांसपोज है यहाँ पर, तो आप लिखेंगे a डैश x इक्वल्स टू b, ठीक है। देन x इक्वल्स टू a डैश इनवर्स b, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी अभी मैंने लिखा था कि a डैश इनवर्स इक्वल्स टू a इनवर्स डैश मींस a इनवर्स ट्रांसपोज, तो आप ऑलरेडी इनवर्स निकाल चुके हो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर उसे रख देंगे -1/16, आपका जो इनवर्स है ये वाला, अब आप इस इनवर्स का ट्रांसपोज कर दीजिए, -4 4 4 -5 1 -3 एंड 7 -11 1 और इनटू में 13 4 एंड, आई होप आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 से डिवाइड कर लेंगे, -16 से डिवाइड कर लेंगे और x y z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, हमारे पास a दिया है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है और उसको यूज करते हुए इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आप इसका इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। तो a इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, राइट, एंड डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो आई होप डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। डिटरमिनेंट आपने अभी देखा था, हमने क्वेश्चन जो आज का जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था वीडियो के अंदर, उसमें इनवर्स कैसे निकालना है और उसके लिए आपको माइनर्स को फैक्टर एडजॉइंट सबकी प्रैक्टिस होनी जरूरी। सो ऑन सॉल्विंग इफ a इज दिस, तो a इनवर्स इज दिस वन, ठीक है बच्चों। अब ये a इनवर्स है, अब आपको ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी है, तो क्या करेंगे, देखिए फिर से आप लिखेंगे दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज गिवन एज 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20, और यहाँ पर जो आपका वेरिएबल x है इस बार, दैट वेरिएबल इज 1/x 1/y एंड 1/z एंड इक्वल टू 2 5 -4, ठीक है। अब ये आप फिर से देखिए, जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स थी और जो इक्वेशन वाली मैट्रिक्स है, उन दोनों में क्या कनेक्शन है, 2 3 10 2 3 10, ऑफ कोर्स नाउ दिस इज द सेम एज इट वाज गिवन मैट्रिक्स, नहीं तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो ट्रांसपोज की फॉर्म में होगी, सेम भी हो सकती है, तो ये सेम मिल गई आपको, इट मींस इसका जो इनवर्स है जो आपने फाइंड किया उसे एज इट इज आप यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो इट इज व्हाट a into x equal to b where x equals to a inverse b, right? So here x equals to, जो आपने a inverse निकाला है, x equals to 1/1200 75 150 75 110 100 72 0 24, और ये b है आपका 2 5 -4 2 5 -4। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 150 प्लस 750 माइनस 300, ऐसा। यहाँ पर देखिए 220 माइनस 500 माइनस 120, 144 0 96, so it is 1/1200, ये कितना हुआ 900 600, it is minus 4, it is 100 400 and it is 240, so here it is 1/2 minus 1/3 और 1/5। now हमारे पास जो x था, x क्या था आपका, ऑलरेडी x इस फॉर्म में था आपका 1/x 1/y 1/z, ठीक है ना। तो जो x होगा दैट इज 1/2 का रिवर्स कर देंगे तो 2 हो जाएगा, y जो होगा -3 और z जो होगा 5 हो जाएगा, आपका z जो होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना चाहिए।